नमस्ते सभी को। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी लाइफ के बारे में। पीएचडी लाइफ इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, यूके में कैसी होती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपनी पीएचडी इंडिया से की थी, आईआईटी से की थी। तो मैं वहाँ की पीएचडी एक्सपीरियंस को लेके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके, यूरोप के एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त लोग यूरोप से पीएचडी कर रहे हैं। मैं को सुपरवाइज भी कर रहा हूँ पीएचडी स्टूडेंट को। तो उनके एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके, और मेरे कुछ नोन्स यूएस में भी हैं जिनसे भी मैंने फीडबैक लिया पीएचडी एक्सपीरियंस का। और यूके के भी कुछ लोगों से मैंने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन पीएचडी एक्सपीरियंस का। तो सारे इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करके एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि कैसी होती है पीएचडी लाइफ। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशन भी कवर करेंगे, हम सैलरी भी कवर करेंगे, हम पब्लिकेशन, कैसे पब्लिकेशन डिमांड होती है इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोर्स वर्क के बारे में भी बात करेंगे, ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे, और नेटवर्किंग के बारे में भी बात करेंगे। और क्या उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी होती है पीएचडी के बाद, अगर आप यूएस से, इंडिया से, यूरोप से, यूके से करते हो, तो क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है पीएचडी स्टूडेंट के पास, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली लाइफ पीएचडी की इंडिया में। इंडिया में पीएचडी में स्ट्रिक्ट टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको सुबह 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे, जो भी टाइमिंग है इंस्टीट्यूट का, यूजुअली 9 बजे होता है। 9 से 6 तक आपको लैब में रहना है, वहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं आपको, या फिर एनालिसिस करनी है, पेपर लिखना है, वॉट एवर। सो टाइम फिक्स होता है इंडिया में। बट यूरोप में या यूएस में, यूके में ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट नहीं होता है टाइमिंग। डिपेंडिंग अपॉन द डेडलाइन, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क द सुपरवाइजर ऑलरेडी गिवन टू यू, आपको उसको अकम्प्लिश करना होता है। इंडिया में ये भी होता है कि आपको छुट्टियां, जब आपका सैटरडे संडे है, तो भी लोग शायद लैब जाते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। यूरोप में, यूएस में, यूके में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं लैब डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बायोटेक, केमिस्ट्री, इन दिस इन सब डोमेन्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं पूरे लैब डिपेंडेंट होते हैं। बट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके लैब डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। आप लैपटॉप लेके कहीं से भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो। तो यूजुअली वीकेंड कैसा होता है, ये लगभग लगभग सारे कंट्रीज में सिमिलर ही होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया में आपको पता है कि हायरार्की फॉलो होती है। सुपरवाइजर लीड करता है प्रोजेक्ट को, और वो सुपरवाइज करता है, आपको टास्क प्रोवाइड करता है, आपको उस टास्क के अकॉर्डिंग काम करना होता है। शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, शुरू के 2 साल तक सुपरवाइजर ट्राई करता है कि इंटेंसिवली लीड करे प्रोजेक्ट को। बट एक टाइम के बाद वो चाहेगा कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनो, आप खुद से काम करो, आप थोड़ा सा सुपरवाइजर की कम हेल्प लो। यूजुअली ऐसा ही सेटिंग होता है। बट ये सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी सुपरवाइजर चाहते हैं कि वो थ्रू आउट द पीएचडी प्रोजेक्ट को लीड करें, हर टाइम टू टाइम गाइड प्रोवाइड करें। दोनों सेटिंग चलती है इंडिया में। यूरोप में, यूएस में, यूके में भी ऐसा ही कुछ होता है। ऑल्दो देर इज नो फ्लैट, ऑल्दो देर इज नो हायरार्की, फ्लैट रिलेशनशिप होता है। मीटिंग्स बहुत ओफनली होती है यूरोप में, यूएस में, यूके में। हर हफ्ते मीटिंग होती है। सब कुछ मीटिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर मीटिंग में आपको ये बोला गया है कि आपको ये टास्क नेक्स्ट वीक तक करना है, या ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके एनालिसिस कंप्लीट करनी है, तो आप ये सोचो कि नेक्स्ट वीक में सुपरवाइजर आपको उन टास्क के बारे में ही बात करेगा जो टास्क उसने लास्ट टाइम दिया था। तो मीटिंग जो है इंडिया में थोड़ी सी इरेगुलर होती है। मतलब सब कुछ सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, कब वो अवेलेबल है, कब वो चाहता है कि बच्चे से मिलना। तो मीटिंग सेटिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। बट यूजुअली यूरोप, यूएस में मीटिंग थोड़ी सी ऑफनली ऑफनली होती है और सिस्टमैटिकली होती है। थोड़ी सी बात करते हैं टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। यूजुअली इंडिया में आपको टीएशिप मिलती है। आप
80-20%, 80% आपकी पीएचडी, 20% आपको टीएशिप करनी होगी, टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी होगी। इसमें आप किसी कोर्स के साथ किसी टीचर को हेल्प करेंगे। यूजुअली वो कोर्स आपके सुपरवाइजर का ही होता है ज़्यादातर, बट कभी कभी अगर आपके सुपरवाइजर के पास बहुत सारे पीएचडी है तो आपको कोई और कोर्स असाइन हो जाएगा उसकी टीएशिप के लिए। यूरोप, यूएस, यूके में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको लेक्चर डिलीवर करने को मिलता है। इंडिया में लेक्चर डिलीवर करने को नहीं देते हैं, वो सिर्फ टीएशिप देते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पीएचडी कैंडिडेट को कुछ लेक्चर देना अलाउ करना चाहिए देना, ताकि उसकी टीचिंग प्रोफाइल भी इम्प्रूव हो। क्योंकि टीचर आप रातों रात नहीं बन सकते, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको मतलब ये बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पीएचडी के टाइम, अगर सुपरवाइजर उनको एक दो लेक्चर लेने को अलाउ करता है। इसी में थोड़ी सी और बात करते हैं कमिटी सिस्टम की, एग्जामिनेशन कमिटी की। यूजुअली इंडिया में क्या होता है कि आपकी हर 6 महीने पे इवैल्यूएशन होता है, 6 मंथ इवैल्यूएशन होता है, जिसमें एग्जामिनेशन कमिटी होती है जो आपके प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करती है, आपके कोर्स वर्क को इवैल्यूएट करती है, क्या आपने किया 6 महीने में उसको इवैल्यूएट करती है। जिसमें आपके डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के बाहर भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ एग्जामिनर्स होते हैं, तो एक पूरी टीम होती है एग्जामिनेशन कमिटी। सिमिलरली यूएस, यूके, यूरोप में भी ऐसा ही कुछ होता है, बट यहाँ पे जो ये मीटिंग होती है थोड़ी फॉर्मल होती है। यहाँ पे फॉर्मल इसलिए क्योंकि बच्चे को प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है कभी कभी। इंडिया में भी देना पड़ता है, इंडिया में भी बच्चे को प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, अगर क्वेश्चन पुट किया जाए तो उसके बारे में जस्टिफाई करना पड़ सकता है। बट यूरोप, यूएस में थोड़ा सा ये फॉर्मल होता है। थोड़ी सी बात सुपरवाइजर चेंज करने पे भी करते हैं। इंडिया में यूजुअली लोग सुपरवाइजर चेंज कर लेते हैं, बहुत कॉमन हो गया है। फर्स्ट सेकेंड ईयर तक अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि वो इस सुपरवाइजर के अंडर में काम नहीं कर सकता, तो वो लोग एप्लीकेशन डालते हैं कि हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते, या हमारा रिसर्च टॉपिक कुछ और है, हमें कोई और सुपरवाइजर असाइन करो। तो वो होता है, बट यूजुअली इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप सुपरवाइजर चेंज ना करें। बट यूएस में ये बहुत इजी होता है, यूएस में सुपरवाइजर चेंज करना बहुत ऑफन है। लेकिन आपके रिसर्च पे ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया जो कि आपके सुपरवाइजर का एक्सपर्टीज था उस पे, बट लेटर आफ्टर 2 इयर्स आपने टॉपिक चेंज किया, तो इट माइट अफेक्ट योर पीएचडी एंड एंटायर ड्यूरेशन। सो यूजुअली आसान होता है यूएस, यूके में, बट लोग करना नहीं चाहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं फंडिंग एंड फाइनेंशियल सिचुएशन की। इंडिया में पीएचडी की सैलरी, एसआरएफ, जेआरएफ, एसआरएफ 35,000, फिर 38,000, शायद अब ये बड़ी होगी। यूएस, यूके, यूरोप में भी सैलरी अच्छी है। इस पर भी डिपेंड करता है कि आप फेलोशिप पीएचडी कर रहे हो या सैलरी बेस्ड पीएचडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में फेलोशिप बेस्ड पीएचडी कर रहे हो तो आपकी सैलरी 3,000 यूएस डॉलर्स से लेके 3,500 यूएस डॉलर तक होगी, या 4,000 तक भी हो सकती है। यूरोप में 2,700 यूरोज से लेके 3,200, 3,500 यूरोज तक होती है, कंट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा कि यूजुअली दोनों साइड सेटिंग्स हैं, फेलोशिप बेस्ड पीएचडी और सैलरी बेस्ड पीएचडी। सैलरी बेस्ड पीएचडी में आपको सैलरी के बाद आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स पे भी करना है। फेलोशिप में आपको कोई टैक्स पे करनी नहीं होता, लेकिन आपको सैलरी के बेनिफिट, टैक्स के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। बट इंडिया में सब कुछ फेलोशिप है, मतलब आपके जितने अमाउंट आपको सैलरी क्रेडिट हो रही है वो पूरा आपका सैलरी है, उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। एक और स्पेशल प्रोग्राम है इंडिया में, पीएम फेलोशिप प्रोग्राम, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जेआरएफ एंड एसआरएफ, बट उसकी सीट बहुत लिमिटेड होती है और कॉम्पिटिटिव होता है वो। अब तो जो पीएम फेलोशिप के लिए ट्राई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट है, आपका मास्टर CFTI इंस्टीट्यूट से होना। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप CFTI से हो, तभी आप प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब और बात करते हैं थोड़ी सी कंटीजेंसी अमाउंट की और कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन की फ़ी की और इन सब चीज़ों की। पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 30,000 है। आपको उस 30,000 में उस कंटीजेंसी अमाउंट में आप मेंबरशिप ले सकते हो, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। उस 30,000 में आपको कॉन्फ्रेंसेस कवर ऑन करने होते थे। बट इसके साथ साथ आपको अगर आपका पेपर इंडिया में किसी अच्छे कॉन्फ्रेंस में पब्लिश है,
तो यूजुअली यूनिवर्सिटी आपको एडिशनल फंड अलोकेट करती है, कर सकती है, अगर उनके पास बजट है तो, जिससे आप उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इंडिया में कॉन्फ्रेंस पेपर ऑफ कोर्स अच्छा है, बट फंडिंग के कुछ इश्यूज होते हैं। अब बात करते हैं यूरोप यूएस यूके में। यूरोप यूएस यूके में फंडिंग की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, और ऑफ कोर्स जिस प्रोजेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो उसके फंडिंग पे। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेसर जिसके पास बहुत सारी फंडिंग हो सकती है, वो आपको एनकरेज करेगा कि तुम अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंस को एम करो। सिमिलरली अगर कोई प्रोफेसर है जिसके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, तो आपको इनकरेज करेगा कि आप कॉन्फ्रेंसेस की जगह जर्नल को एम करो। ऑल्दो अच्छे कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करना, अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करना, दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। बट ये डिपेंड करता है कि प्रोफेसर के पास कितनी फंड है, यूनिवर्सिटी के पास कितनी फंड है, उस कंट्री के पास कितने पैसे हैं। तो ये बहुत यूनिवर्सिटी सेंट्रिक है। कोई जनरल रूल नहीं है यहाँ पे, इवन कंट्रीज में भी। मोर ओवर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हो, यूएस में, यूके में या यूरोप में, तो ये एज्यूम्ड है कि उसके पास ज़्यादा फंडिंग होगी। वो आपको फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, उसके वीज़ा के लिए, होटल्स के लिए, सब के लिए। अब बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर और एक्सपेक्टेशन की। पहले इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया में एकेडमिक प्रेशर ऑफ कोर्स पीएचडी में होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में काफ़ी होता है। आपको पहले से ही सुपरवाइजर बोल देगा कि आपको इन 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 जर्नल्स में पेपर चाहिए, इतने पेपर चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 पेपर, 5 जर्नल, 4 जर्नल पेपर या 5 जर्नल पेपर अच्छे इंस्टीट्यूट में, आईआईटीज वगैरह में ये सुपरवाइजर डिमांड करते हैं। अगर सुपरवाइजर के पास फंडिंग है तो वो ये भी कह सकता है कि आप एक अच्छे कॉन्फ्रेंस भी एम करो। वो कॉन्फ्रेंस अगर एक्सेप्ट होता है तो प्रेजेंट करने कौन जाएगा वो बात की बात है। हो सकता है आपका सुपरवाइजर चला जाए, या हो सकता है वो आपको एनकरेज करे कि आप जाओ, प्रेजेंट करके आओ, नेटवर्क बनाओ वहाँ पे, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के अपने फायदे हैं। आप पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। इवन बहुत सारे ए स्टार रैंक कॉन्फ्रेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपका पेपर है रिसर्च ट्रैक में या टेक्निकल ट्रैक में, तो लोग आपको डायरेक्टली जॉब भी ऑफर कर सकते हैं अगर उन्हें आपका काम पसंद आया, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं। आईबीएम आती है, मेटा आता है, गूगल आता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। वो आपके पेपर्स, आप जब पेपर प्रेजेंट करते हो तो वो उन्हें देखते हैं। आप इवन उनके पास लिस्ट भी होती है किस टॉपिक में कौन से पेपर्स आए हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास ये प्रोजेक्ट है, शायद ये कैंडिडेट बेहतर होगा, तो वहाँ पे इवन जॉब भी इनडायरेक्टली ऑफर होती है। तो इसीलिए इन अच्छे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना एक बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा इनकरेज करूंगा लोगों को, अगर उनके पास फंड है तो वो जरूर ऐसे टॉप कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। यूरोप यूएस यूके में, यूरोप यूएस यूके में भी पेपर की एक्सपेक्टेशन है, बट ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, सुपरवाइजर पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्वीडन में था, मैं जब यहाँ नीदरलैंड में हूँ, इवन मेरे दोस्त जो यूके में है, मेरे कुछ कुछ दोस्त जो यूएस में है, उन सबका अलग अलग आंसर है। यूएस में क्या है कि उनके सुपरवाइजर ने उन्हें अच्छे कॉन्फ्रेंसेस के लिए बोल रखा है, 3 अच्छे कॉन्फ्रेंस चाहिए, और 3 अच्छे कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर आप एक दो जर्नल पेपर उन कॉन्फ्रेंसेस के एक्सटेंशन वर्जन को पब्लिश करते हो, तो 4-5 पेपर में पीएचडी आप सबमिट कर सकते हो। सिमिलरली यूरोप में भी ऐसा ही है, लेकिन यूरोप में मैंने कहा कि आपके प्रोफेसर, आपके सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ सुपरवाइजर्स को टोटल 8 से 10 पेपर्स चाहिए होते हैं यूरोप में। आप 10 पेपर लाओ, जिसमें से अच्छे कॉन्फ्रेंस, अच्छे जर्नल, एक दो वर्कशॉप ट्रैक के भी पेपर वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो आपको 8 से 10 पेपर वहां पे वो डिमांड करते हैं। सिमिलरली मैंने जर्मनी में, नीदरलैंड में भी अ, इतना ही एक्सपेक्टेशन देखा है कि लोग कम से कम 5 से 6 पेपर डिमांड करते हैं रिसर्च ट्रैक में या फिर अच्छे जर्नल्स में। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे। इंडिया में मैंने कहा, इंडिया में तो रूल है कि यूनिवर्सिटी ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने या यूजीसी ने एक नॉर्म्स बना दिया है कि आपको इतने पेपर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 2 स्कूपस पेपर या 2 एससीआई पेपर आपको चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, ये सब कुछ पीएचडी सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी बात करते हैं ड्यूरेशन पे। इंडिया में यूजुअली पीएचडी थोड़ा सा लंबा होता है। यूज सबको आप आईआईटीज एनआईटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज में देखो, पीएचडी सब 5 साल 6 साल लगते ही लगते हैं सबको।
यूरोप में पीएचडी की टाइमिंग फिक्स होती है, जैसे कि नीदरलैंड में 4 साल फिक्स है। आपको 4 साल में पीएचडी करनी है। अगर आप 4 से ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंस नहीं करेगी। आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा, उसके लिए आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करो या फुल टाइम जॉब करो। तो 4 साल के बाद आपको खुद से करना है नीदरलैंड में। स्वीडन में ये 5 साल था, 5 साल आपको यूनिवर्सिटी सैलरी देगी, 5 साल के बाद आपको सेल्फ फाइनेंस करना है। यूएस में भी ऐसा ही है, यूएस में भी 4 से 5 साल डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी, वो भी आपको 4 से 5 साल तक ही फंड करते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ फाइनेंस करना होता है। यूके में पीएचडी थोड़ा सा शॉर्ट है, मैंने लोगों से सुना है कि 3 साल में भी लोग पीएचडी करते हैं। स्पेन में भी 3 साल में लोग पीएचडी करते हैं, वो 3 साल तक की सैलरी देती है आपको। लेकिन इंडिया में लोग 7 साल तक पीएचडी करते हैं, यूनिवर्सिटी 5 साल देती है, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं इंस्टीट्यूट को कि हमें पीएचडी हमारी एक्सटेंड हो रही है, हमें एक्सटेंड करो। तो शायद यूजीसी या फिर यूनिवर्सिटी आपको एडिशनल 2 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। पीएचडी में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूरोप में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, थोड़ा सा तो मुश्किल है। इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स पीएचडी सुपरवाइजर आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप अच्छा पेपर करो, आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है और आप अब ये देखते हो कि आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ इंजीनियरिंग में थे या फिर साइंस बैकग्राउंड में थे, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आप एक कंपैरेटिव नेचर की वजह से आप सोचते हो कि आप थोड़े पीछे रह गए, थोड़ा डिप्रेस फील करते हो। यूजुअली इंडिया में पीएचडी के दौरान लोग इतना नेटवर्क भी नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपोजर मिले। तो एक्सपोजर भी ज़्यादा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि अगर एक्सपोजर मिल जाएगा तो कैंडिडेट दूसरे यूनिवर्सिटी में या दूसरे कंपनी में जाके कुछ टाइम, 1 साल रह के वहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकता है, वहाँ पे 1 साल रह के वहाँ काम कर सकता है, तो थोड़ा सा चेंज होगा तो इंसान बेटर फील करेगा। प्रोफेसर या सुपरवाइजर आपको कभी भी कह सकता है कि आप आओ, कंडक्ट करो एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सिटी में आओ, वीकेंड में आओ, छुट्टियों में आओ। और छुट्टी प्रोफेसर देने में भी थोड़े से आनाकानी करते हैं इंडिया में। तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी इफेक्ट करती है इंडिया, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे, ऑफ कोर्स। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती है। बट यूरोप, यूएस, यूके में आपका सुपरवाइजर वीकेंड में आपको नहीं कह सकता कि आप आओ, आपकी वीकेंड है, आपको जैसे सेलिब्रेट करना है वैसे सेलिब्रेट करो, आपको काम करना है आप काम करो, आपको इंजॉय करना है आप इंजॉय करो, आपको जैसे ट्रीट करना है अपना वीकेंड, वैसे आप अपने वीकेंड को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। छुट्टियां अगर इंडिया में क्या है कि आपको स्पेसिफिक 15 CL मिलती है, वेकेशंस मिलते हैं, आप यूजुअली लोग लेते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी का कहीं दूर घर है तो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। यूरोप, यूएस, यूके में भी ऐसा ही है, आपको 30 डेज ऑफ वेकेशन ब्रेक मिलेगा, आपको लेना ही लेना है। आप अगर आप नहीं लोगे तो ये आपके सुपरवाइजर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है आपके सुपरवाइजर को कि आप अपने स्टूडेंट को आपका स्टूडेंट आप पूरा का पूरा अपना वेकेशन ब्रेक ले। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है यूरोप में, यूएस में, कि आपका स्टूडेंट, आपको वेकेशन आपके लेने ही लेने हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप लो ना लो ये आपकी मर्जी है, आप काम करो आप ना काम करो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप छुट्टी ले लिए, अगर आपको फिर घर से काम करना है, ऑफिस से काम करना है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट आपको यहाँ पे छुट्टी लेना पड़ेगा। तो जहां तक मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस की बात, यूरोप, यूएस, यूके में थोड़ा सा बेटर है वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया से। बट ऑफ कोर्स पीएचडी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस इतना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सब लोग मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, पेपर्स के लिए, रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कोर्स वर्क के बारे में। इंडिया में आईआईटीज में, एनआईटीज में कोर्स वर्क होता है 1 साल का। 1 साल तक आपको कोर्स करना ही करना है। आपको पर्टिकुलर कोर्सेस पास करने होंगे। कौन से कोर्स पार करने होंगे, कौन से सब्जेक्ट लोगे, कौन से कोर्सेज पास करने होंगे, ये आपका सुपरवाइजर बता देगा आपको कि देखो तुम, मैं ये डोमेन है मेरा, ये प्रॉब्लम पे तुम काम करोगे, तुमको ये कोर्सेज पास करने होंगे, तभी तुम वो स्किल डेवलप कर पाओगे जिसकी वजह से तुम पीएचडी कर सको। तो ये सब 1 साल के ड्यूरेशन में फिक्स हो जाता है इंडिया में। बट यूरोप, यूएस, यूके में ऐसा नहीं है। यूरोप, यूएस, यूके में भी आप कोर्स थ्रू आउट 5 ईयर करते हो, मतलब आप पीएचडी के दौरान कभी भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे पीएचडी में, वरना फिर आपको पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। ये रूल है यूएस, यूके, यूरोप में। आपको
अगर 60 ECTS 60 यूरोपियन क्रेडिट्स अर्न करने हैं पीएचडी में तो आपको करने होंगे। 120 अर्न करने हैं तो 120 क्रेडिट्स आपको अर्न करने होंगे। बट इंडिया में आपको एक साल में एक सेमेस्टर में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट, टोटल 10 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। यूरोप में आपको बीच में भी अगर आपको सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट करता है नहीं यू नीड टू लर्न दिस कोर्स, क्योंकि ये स्किल आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो आपको हो सकता है थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में भी कोई कोर्स करना पड़े। तो वहां पे जो कोर्सेस है वो स्प्रेड होता है थ्रू आउट ईयर 5 ईयर 6 ईयर ब्लॉक। बट इंडिया में यूजुअली वो फर्स्ट ईयर में ही रहता है। हाँ, ये भी एक फ्रीडम मिलती है इंडिया में कि अगर आप कोई कोर्स आपको लगता है कि आप करना चाहते हो जो कि आप नहीं कर पाए हो तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। इंडिया में आप अपने सुपरवाइजर को बोलोगे, आप वो जरूर हेल्प करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में भी इस केस में है। अब बात करते हैं रिसर्च आउटपुट की और एक्सपोजर की। रिसर्च आउटपुट पीएचडी का आप कहीं से भी करो, इंडिया से, यूरोप से, यूएस से, पीएचडी रिसर्च आउटपुट सबका सेम होता है, या नंबर ऑफ पेपर्स, पेटेंट, आपको सुपरवाइजर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको इंडिया में आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है कि आपको 4 स्कूपर्स या एससीआई इंडेक्स पेपर चाहिए तो आपको वो चाहिए। या फिर अगर आपको यूरोप में या यूएस में बोल दिया कि आपको 8 पेपर या 10 पेपर टॉप कॉन्फ्रेंस में चाहिए तो चाहिए। लेकिन यूरोप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी इनकरेज भी करती है कि आप जाओ अच्छे कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, अपने पोस्टर, अपने काम का एक पोस्टर या फिर पीएचडी सिंपोजियम अटेंड करो जहाँ पे आप लोगों को बता सको कि आप कैसे काम कर रहे हो। वहाँ नेटवर्क बना सकते हो, वहाँ पे कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट इंडिया में अब ये लोग करने लगे हैं, बट यूजुअली ये बहुत कॉमन नहीं है अभी भी। इंडिया में थोड़ा एक्सपोजर कम है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि यूरोप में, यूएस में, यूके में लोग कंपनी से भी कोलैबोरेट करते हैं, कंपनी से भी डेटा चाहते हैं कि कंपनी अपना डेटा प्रोवाइड करे। कंपनी से सुपरवाइजर भी लोग रखते हैं कि कोई पीएचडी टॉपिक है जिसमें कंपनी का सुपरवाइजर भी हो, वो भी पैरेलली गाइड करे कैंडिडेट को, ताकि इंडस्ट्रियल सेटिंग बेस्ड पीएचडी कराई जा सके, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है यूजुअली। इंडिया में ये थोड़ा कम है, अब लोग कोलैबोरेट करना शुरू किया है लोगों ने, बट ये अभी भी बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो इंडिया में या आप करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अप्रोच करना कंपनीज को सेट डेटा प्रोवाइड करने के लिए, या फिर अपने सुपरवाइजर को कहना कि अगर मुझे किसी कंपनी का डेटा मिल जाएगा तो मेरे लिए रिसर्च करना आसान होगा। एक्चुअली पेपर पब्लिश्ड, अगर आपके पास इंडस्ट्रियल सेटिंग डेटा है, इंडस्ट्रियल बेस्ड आप रिसर्च कर रहे हो, उसके पब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा इनकरेज करूंगा कि कंपनी से कोलैबोरेशन, डेटा का शेयरिंग, अगर कैंडिडेट करना चाहे तो, अगर कैंडिडेट चाहे तो ज़रूर करे, अगर उसको लगता है कि वो उसको कंपनी का डेटा मिल सकता है। लेकिन एक और सिचुएशन है यहाँ पे, बॉटलनेक सिचुएशन ये है कि कंपनी भी कभी कभी रिलक्टेंट होती है डेटा प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या जो भी कारण हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पीएचडी कैंडिडेट है, वो डेटा चाहता है कंपनी का, बट कंपनी ही नहीं प्रोवाइड कर रही है डेटा, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी को भी थोड़ा एक स्टेप लेना होगा कि वो भी कैंडिडेट्स को ट्रस्ट करें, वो भी यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट करें और डेटा शेयर करें, जिसकी वजह से अच्छी पीएचडी हो, अच्छा पेपर पब्लिश हो, कंपनी का भी नाम हो, यूनिवर्सिटी का भी नाम हो, ऑफ कोर्स कंट्री का भी नाम हो। तो ये इनिशिएटिव मुझे लगता है कंपनीज को भी लेना चाहिए। यूरोप, यूएस में कंपनीज ऑलरेडी थोड़ी रिसर्च को फोकस करती है। हाँ, कंपनी अभी भी पेपर को रिव्यू करती है, सबमिट करने से पहले वो देखती है कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं एक्सपोज कर रहे हो जो कि कंपनी के इंफॉर्मेशन को रिवील करे पब्लिकली। तो ये अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको डेटा दे दी और बोली जाओ एक्सपेरिमेंट करो, जो करना है करो। वो भी बहुत ध्यान रखते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। बट यहाँ पे लोग यूरोप में, यूएस में लोग, कंपनीज थोड़ी ओपन होती है रिसर्च को लेके। थोड़ी सी बात करते हैं मेंटल हेल्थ और लोनलीनेस के बारे में। पहले इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया में अगर आप पीएचडी कर रहे हो, अगर आपका फैमिली इंडिया में है, तो आप दशहरा, दिवाली, होली, पोंगल, जो भी फेस्टिवल आपकी कम्युनिटी में है, आप ऑफ कोर्स ट्राई करोगे कि अपने फैमिली के साथ जाओ, उनके साथ सेलिब्रेट करो। वेकेशन होता है तो वेकेशन में आप फैमिली के साथ जा सकते हो। कुछ कुछ सिचुएशन में तो
जो कैंडिडेट है वो उसी सिटी से पीएचडी कर रहा है जिस सिटी का वो है, तो वहां पे आप बहुत लोनली फील नहीं करते हो। दूसरा, इंडिया में फ्रेंडली लोग होते हैं, आप आसानी से दोस्त बना सकते हो, उनके साथ चाय पीने जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। दोस्त पीएचडी में बन जाते हैं, कैंपस में बहुत बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है इंडिया में पीएचडी कैंडिडेट की, क्योंकि आप तो देखोगे पीएचडी के ग्रुप भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, और वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। रेगुलर मिलना, क्रिकेट खेलना या कोई और गेम खेलना, और टाइम स्पेंड करना, डेटा शेयर करना, अपनी रिसर्च के बारे में बातें करना, कभी कभी साथ में पेपर सबमिट करना एक कॉन्फ्रेंस में, ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में इस मामले में लोग ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपके पास सर्कल है, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली भी बहुत दूर नहीं है आपसे। इस मामले में इंडिया अच्छा है। आप दूसरी तरफ यूरोप, यूएस, यूके में देखो, यूजुअली आपकी फैमिली इंडिया में है, आप यहाँ पे अकेले हो, और इन कंट्रीज में दोस्त बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। यूजुअली आप कलीग्स, वो आपको कलीग्स कहेंगे क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हो, बट उनकी दोस्ती दोस्ती इतना आसान नहीं है वहाँ पे। आपको कुछ दोस्त बन सकते हैं, बट वो भी उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका भी अपना फैमिली है, तो आप उनसे उतना हैंग आउट नहीं कर पाओगे जितना आप इंडिया में करते हो। आपकी फैमिली इंडिया में है तो आप यहाँ पे ज़्यादा लोनलीनेस फील करोगे। अगर आपके कुछ दोस्त बन भी जाते हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे यूएस के हो, चाहे कहीं के भी हो, उनकी अपनी खुद की लाइफ होगी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो आपके साथ हैंग आउट करें। इंडिया में आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इजिली बन जाएंगे। वहाँ पे आपकी फैमिली भी है, आप फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, वेकेशन सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ कोर्स नहीं है। वेकेशन, अगर आप इंडिया जाते हो वेकेशन पे, वो एक अलग बात है, या फिर अगर आप कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में आपको वर्क करना पड़ेगा, और फेस्टिवल भी आपका 9 to 5 की जॉब की तरह चला जाएगा। तो ये लोनलीनेस इंडिया के बाहर है, ये बात मैं पहले ही से लोगों को बता देना चाहता हूँ, वार्न कर देना चाहता हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की पीएचडी के बाद, इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, कहीं पे भी। इंडिया में पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटीज, आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी पीएचडी सक्सेसफुली हो गई है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। हाँ, कंपटीशन है, बट आप एलिजिबल हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। आप अगर आप चाहो तो वहाँ पे पोस्ट डॉक भी अप्लाई कर सकते हो इंडिया में भी। आप चाहो तो इंडिया के बाहर भी पोस्ट डॉक अप्लाई कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर सीवी, बेस्ड ऑन द रिसर्च बैकग्राउंड दैट यू हैव। बाहर, इंडिया के बाहर बहुत सारी पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी निकलती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन आपको जॉब मिल भी सकती है। इंडिया के बाहर अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है, तब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तब आपके इंडिया के बाहर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडिया के बाहर आप कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज में। वापस इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी जॉब है इंडिया में। अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है एनआईटी, आईआईटीज में, या अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, वो भी बहुत एक अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, आप वो भी कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप इंडिया से करो चाहे इंडिया के बाहर से करो, अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ये है कि इंडिया के बाहर आपको थोड़ी सी सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, बट ऑफ कोर्स टैक्सेस होंगे। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो। बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी ज्यादा बेटर मिले इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी सी बात करते हैं कि जो मिथ है पीएचडी में, इंडिया के बाहर पीएचडी करने का, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। इंडिया के लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया के बाहर पीएचडी सच में बहुत आसान है, एडमिशन आसान है, और सैलरी भी अच्छी है, तो लोग पैसा कमा लेंगे। या फिर इंडिया में पीएचडी बहुत अच्छी नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो, अच्छे सुपरवाइजर के अंडर में पीएचडी कर रहे हो, कोलैबोरेशन में पीएचडी कर रहे हो, आप अच्छे पेपर पब्लिश कर रहे हो, आपकी पीएचडी की रेपुटेशन वैसी ही है, अगर आप चाहे कहीं से भी पीएचडी करो। यूएस, यूरोप, यूके में पीएचडी आप करने आते हो, आपको सैलरी ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिच हो जा रहे हो। आप पैसा बहुत ज्यादा नहीं बचा पाओगे अगर आप इंडिया के बाहर भी पीएचडी करने आते हो तो। डजेंट मैटर वो स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी है या फिर सैलरी बेस्ड पीएचडी है, आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा सेव करोगे, लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप रिच हो जा रहे हो। रिच होने के लिए आपको सच में एक अच्छी जॉब अचीव करनी पड़ेगी आफ्टर पीएचडी, या फिर जो भी आपका एम है।
कहीं पे भी रहते हैं, इंडिया के बाहर में कहीं भी जाते हैं, वो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ऑफकोर्स सैलरी ज़्यादा मिलेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, टैक्स भी ज़्यादा है। हाँ, सेव आप थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, ये बात तो है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि किसको किस टाइप की पीएचडी चूज करनी चाहिए, इंडिया में ही करनी चाहिए या इंडिया के बाहर चूज करनी चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप 4 साल या 5 साल इंडिया के बाहर फैमिली से दूर, बहुत अच्छे दोस्त नहीं चाहिए आपको, अकेले आप रह के किसी दूसरे देश में जाके 4 साल 5 साल रह के मेंटली स्ट्रेसफुल होते हुए पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो, तो आप बिल्कुल आप इंडिया के बाहर भी अप्लाई करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़े फ्रेंड्स भी चाहिए, नहीं मुझे फैमिली भी चाहिए, सैलरी थोड़ी कम होगी तो मुझे चल जाएगा, तो आप इंडिया में भी करो। इंडिया में भी अच्छी इंस्टीट्यूट में पीएचडी आसान नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं का। कहीं पे एक पोजीशन के लिए 100 एप्लीकेंट्स होते हैं, कहीं एक पोजीशन पे 50 एप्लीकेंट्स होते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो ये बहुत रैंडम है। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को पैसा फोकस करना है, मेरे को बहुत अच्छे टॉप कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे बहुत सोशल लाइफ बनानी है, सोशल कनेक्शन बनाना है रिसर्च में, और पैसे भी बचाने हैं, मैं अकेला रह लूंगा। और तब आप यूरोप में आओ, तब आप यूरोप, यूएस, यूके में आओ। आप 5 साल अच्छे से जॉब, अच्छा पीएचडी करो, आप अच्छे पेपर ट्राई करो, अच्छे पेपर पब्लिश करो। उसके बाद फिर आपके पास, आप कहीं भी जा सकते हो, आप यूरोप में वापस ट्राई कर सकते हो पोस्ट डॉक के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इंडिया में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं यार, मुझे पीएचडी के बाद आरएनडी में जाना है, मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है, मुझे पोस्ट डॉक भी नहीं करना है, मुझे आरएनडी में जाना है, कंपनी में जॉब करनी है, तो उस केस में फिर कंपनी में जाना है तो फिर कंपनी स्किल्स देखती है और आपके पब्लिकेशन देखती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने थ्रू आउट 5 साल कैसा काम किया, चाहे आप इंडिया में थे, चाहे यूरोप में थे, चाहे यूएस में थे। ऐसा नहीं कि यूरोप के सब लोग बहुत अच्छे पेपर पब्लिश कर रहे हैं, यूएस में सब लोग बहुत टॉप पेपर पब्लिश कर रहे हैं, या इंडिया में लोग खराब पेपर पब्लिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पेपर पब्लिश करना चाहते हो। तब उस केस में कंपनी आपको देखेगी, तब उस केस में कंपनी आपको ट्राई कर सकती है, क्योंकि कंपनी आपको तभी लेगी जब उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है स्किल सेट की, वो स्किल सेट आप में है। चाहे वो रिसर्च कंडक्ट करने का हो, चाहे राइटिंग का हो, पेपर राइटिंग का हो, चाहे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का हो, चाहे स्टडी डिजाइन करने का हो, चाहे कुछ भी हो, वो स्किल सेट अगर आप में है तो आपको लेगी। और वो पोजीशंस क्वाइट ओपन है, इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह है। आप उनको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने चीज़ें कवर की हैं और सारी चीज़ें बताई हैं। आपको स्टिल कोई डाउट है पीएचडी जर्नी को लेके या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन टाइप करो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।